ग्रुप डी की आप बात करते हो तो ग्रुप डी में ट्रेनिंग करके कुछ नहीं होता है। आप पहले दिन से ही काम करते हो, आपको देख के आसपास के एनवायरनमेंट से देख के करके सीखना। हीरो उसे बनाओ जो आपके सेक्टर में, आपके फील्ड में अच्छे जगह पहुंचा हुआ हो। आपको अपना एक लेवल पता होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आपको कुछ गाइड का ज़रूरत है। अगर आपको कुछ गाइड का ज़रूरत है, डेफिनेटली आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई एक अच्छा मेंटर चुनिए और बस उन्हीं को फॉलो करिए। ये नहीं कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। उतना आप में होना चाहिए कि आपको पता चल सके कौन सा टीचर सही आपको गाइड कर रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपसे ब्लफ नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको जज करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप उलझ के रह जाओगे। जस्ट आफ्टर 12th, अच्छा, उस दौरान मैंने 1 साल के लिए पढ़ाई भी छोड़ दिया था। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं अच्छे होंगे। मेरा नाम है सनोज कुमार। उमंग स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो फाइनली आप सभी का इंतजार समाप्त हुआ फ्रेंड, और आप सभी का मोस्ट अवेटेड सीरीज जिसका आप सब लोग बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिसमें कि हम लोग रेलवे एम्प्लॉयज़ का इंटरव्यू करते हैं। तो हमारे साथ मिस्टर राकेश जी हैं, जो कि वर्तमान में अभी खड़गपुर डिवीजन में कार्यरत है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पद पर। और इनकी जो जर्नी रही है वो बहुत ही ज़्यादा शानदार जर्नी है और मैग्निफिसेंट जर्नी है। तो आइए हम लोग इनसे मिलेंगे और जानेंगे आज इनके जर्नी के बारे में। तो सबसे पहले मैं पूरे उमंग स्टडी परिवार की तरफ से राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपना कीमती समय निकाला और खुद हमारे स्टूडियो तक आए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। तो राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल उमंग स्टडी पर। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स को अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम राकेश कुमार है, मैं धनबाद से हूँ। अभी मैं जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट में रेलवे में खड़गपुर डिवीज़न में कार्यरत हूँ। जी राकेश जी, सबसे पहला सवाल आपका, क्योंकि हर किसी का एक बेसिक एजुकेशन की जर्नी होती है, आपकी भी रही होगी। जी। तो आपका बचपन में सपना क्या था कि रेलवे में जाना है, या फिर कुछ और सपना था, बस रेलवे में बाई लक चले गए, या फिर बाई चॉइस आप रेलवे में गए? नहीं, शुरू में तो मुझे थोड़ा डिफेंस में ज़्यादा रुझान था। आसपास में वही देखता था तो उसके प्रति थोड़ा ज़्यादा था कि, और उसमें ये भी था कि उसमें जॉब वगैरह जल्दी भी होता था और कम समय में भी होता था। तो वो एक था कि हाँ, इससे इस लाइन में मैं जाता हूँ तो जॉब मैं जल्दी पा सकता हूँ। तो स्टार्ट उसी को लेके हुआ था। लेकिन फिर संजोग से बोलिए और मतलब समय के साथ वो ग्रुप डी जैसे की वैकेंसी आ गया, तो उसमें मैं फिर सारा प्रोसेस होता गया, फिर मैं उसमें ग्रुप डी में क्वालिफाई कर गया 2018 वाले वैकेंसी में। जी, तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा आपके प्रकाश डालेंगे आपके बेसिक एजुकेशन के ऊपर। तो आपकी प्राइमरी एजुकेशन कहाँ से हुई? 10th 12th ग्रेजुएशन? सारा चीज़ मेरा धनबाद से ही हुआ है, डीएवीएल कुशा। DAVL कुशा। जी। 10th आपने कब कंप्लीट करी? 2013 में। और 12th? 2015। और ग्रेजुएशन? 2019। और ग्रेजुएशन आपने कहाँ से करी? पीके रॉय से। जस्ट मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसी वर्ष मैं जुलाई में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ और अगस्त में मैंने वहाँ पे ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया रेलवे में? जी। मतलब चट मंगनी पट गया। जी। चलिए, तो बेसिकली आपका सबसे पहले जो आपकी जॉब लगी, पहली जो आपकी नौकरी लगी, वो ग्रुप डी 2018 के माध्यम से रेलवे में लगी? जी बिल्कुल जी। तो सबसे पहला आपका ग्रुप डी 2018 के जर्नी के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि फॉर्म भरने से लेकर के आपकी वो जो ज्वाइनिंग तक की जर्नी थी, वो सफ़र आपका कैसा रहा? असल में मैं अगर ईमानदारी से बोलूं तो मैं इसके लिए प्रिपरेशन, जैसे मैंने बताया कि मेरा था कि डिफेंस में जाने का, पुलिस में या फिर मतलब स्पेशल फोर्सेस में जाने का था। तो उस टाइम यूपी पुलिस की भी वैकेंसी थी, 2018 में आई थी, कांस्टेबल की थी, और एसएससी जीडी की भी वैकेंसी चल रही थी। तो प्रोसेस सारा मैंने उसमें भी क्वालिफाई कर दिया था अच्छे मार्क्स से। लेकिन चूँकि ये पहले होता गया और जिस दिन मेरा कोयला नगर धनबाद में 14 अगस्त को मेरा 2019 को दौर था, उसी दिन मैं वहाँ पे भोजू डी में ग्रुप डी में ज्वाइन कर लिया था। ज्वाइन कर लिया था बेसिकली, मतलब एक तरफ आपको जीडी के दौड़ के लिए जाना था जी। और एक तरफ आपकी ज्वाइनिंग थी, तो आपने दौड़ने के बजाय ज्वाइनिंग को प्रेफर किया। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स का एक सवाल होता है प्रिपरेशन को लेकर के कि किस तरह से आप प्रिपेयर किया करते थे, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम चैनल के स्टूडेंट्स हैं जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, और उनका भी एक ड्रीम है रेलवे में जाने का। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि ग्रुप डी की परीक्षा दे चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ग्रुप डी की परीक्षा देने वाले होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि एनटीपीसी में सेलेक्ट हो चुके होंगे, बहुत सारे बच्चे एनटीपीसी में सेलेक्ट नहीं हो पाए होंगे, बहुत सारे बच्चे फ्यूचर की वैकेंसी का वेट कर रहे होंगे। तो आपका जो प्रिपरेशन था ग्रुप डी 2018 को लेकर के, किस तरह से आप लोग प्रिपरेशन किया करते थे, इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालें। प्रिपरेशन मैंने बस 8 महीने कुछ मैंने 2016 में ही धनबाद की एक कोचिंग में मतलब एडमिशन लेके तैयारी किया था। उसके बाद से मैं घर में ही और सेल्फ स्टडी से और
कुछ यूट्यूब से, उसी से मैं सेल्फ स्टडी मैंने उसके बाद किया। उसके बाद कहीं कोचिंग वगैरह कुछ नहीं, बस वही धनबाद में मैंने एक कोचिंग में एडमिशन लेके किया था और घर में ही प्रिपरेशन चलता था। और मैं वैसा कहीं कहीं ग्रुपिंग में भी या फिर कहीं कुछ ऐसा कहीं जाता भी नहीं था, मतलब जो भी था अपने अपना एक स्ट्रेटेजी बनाया था, उसी को फॉलो करता था और वही फिर रिजल्ट मिला भी। इसी से संबंधित हमारा एक सवाल है राकेश जी कि कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी में या फिर हमारे समाज में एक माहौल बना दिया गया है कि घर में रह करके तो तैयारी ही नहीं की जा सकती है, जबकि हम लोग ज़्यादा तो नहीं कहेंगे लेकिन कुछ स्टूडेंट्स का इंटरव्यू जरूर किया है जिन्होंने घर पर रह करके सेल्फ स्टडी करके काफ़ी अच्छी सी तैयारियां की हैं और तैयारियां ही नहीं की है बल्कि एग्जामिनेशंस को क्रैक भी किया है। तो आपके लिए घर पर रह करके तैयारी करना या फिर सेल्फ स्टडी के माध्यम से तैयारी करना कितना आसान था या फिर कितना चैलेंजेस से भरा हुआ था? देखिए, ये आप पे डिपेंड करता है। आपको अपना एक लेवल पता होना चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो या फिर आपको कुछ गाइड का ज़रूरत है। अगर आपको कुछ गाइड का ज़रूरत है, डेफिनेटली आप कोई कोचिंग ज्वाइन कीजिए, कोई एक अच्छा मेंटर चुनिए और बस उन्हीं को फॉलो करिए। ये नहीं कि आज यहाँ, कल वहाँ, परसों वहाँ। आप अपने हिसाब से एक सुटेबल कोई मेंटर, कोई गुरु, उनको मतलब मार्गदर्शन उनका करिए और उनको फॉलो करिए। अगर आपको मदद चाहिए, डेफिनेटली कोई मतलब सीख के नहीं आता है, आपको गाइड चाहिए होता है, तो वो चीज़ ज़रूरी है। जी, तो ये स्टूडेंट्स कैसे डिसाइड करें कि उसको एक मेंटर का ज़रूरत है या फिर नहीं है? या फिर क्या आपको ऐसा कोई डायलेमा आया था या फिर आपने डिसाइड कर लिया कि नहीं बस अब मेरा जो कोचिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है? जी हाँ, कोचिंग मैंने कोचिंग किया था वो मैं रेगुलर किया था और सारे नोट्स मेरे पास प्रॉपर बनाए हुए थे। तो कभी कभी भी मैं प्रॉब्लम में फंसता था, वहाँ से देख लिया। अगर कहीं और वहाँ से भी नहीं मेरे को मिल रहा है तो फिर मैं यूट्यूब में कुछ वही प्रॉब्लम, उस टाइप का प्रॉब्लम देख लिया, वहाँ से कर लिया। तो ये चीज़ था। एक इसी से जुड़ा और सवाल है ऑनलाइन से भी रिलेटेड, जो कि यूट्यूब का आपने जिक्र किया है और आपने इस बात का भी जिक्र किया कि अभी के टाइम में स्टूडेंट्स को एक जगह पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कंपैरिजन टू कि वो इधर उधर दौड़ता रहे, भागता रहे। और स्पेशली यूट्यूब के मामले में हम लोग बात करेंगे, स्पेशली एजुकेशन इंडस्ट्री की हम लोग बात करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मतलब भवसागर है या फिर महासागर है। आप एक टॉपिक अभी यूट्यूब पे डालेंगे तो कम से कम आपको 1000 वीडियो लेक्चर आएंगे, नॉट इवन 999 की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे यूट्यूब पे स्टूडेंट्स कैसे पढ़ाइयाँ करें कि वो एक मतलब फोकस्ड स्टडी कर सके, मतलब सिलेबस के डायरेक्शन में स्टडी कर सके, ना कि वो कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा है कि वो जा किधर रहा है। जवाब आपने खुद दिया है कि सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। तो ये सबसे ज़रूरी है कि अगर आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास प्रिंट आउट फॉर्म में होना चाहिए, हार्ड कॉपी में, उसको आप फॉलो करिए और बस वही। जी, मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको रहना बहुत जरूरी है। सिलेबस आपका मेन सेंट्रिक पॉइंट होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उसके इधर उधर आप ना जाए। गोल ओरिएंटेड मतलब प्रिपरेशन करिए अपना। और रहा टीचर चूज़ करने के बाद, तो वो उतना आप में होना चाहिए कि आपको पता चल सके कौन सा टीचर सही आपको गाइड कर रहा है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा है, आपसे ब्लफ नहीं कर रहा है। ये चीज़ आपको जज करना होगा। अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर आप उलझ के रह जाओगे। जी, इतना तो थोड़ा आपको मतलब अपना मेंटल एबिलिटी डेवलप करना होगा कि कौन से टीचर आपको सही दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है और कौन से टीचर आपको बरगला रहा है। तो इतना तो आपको थोड़ा सा वो करना होगा। जी, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक सवाल ग्रुप डी से रिलेटेड है, क्योंकि अभी तो जिस हिसाब से आप कंपटीशन देख रहे होंगे या फिर ग्रुप डी 2018 में जिस हिसाब से कंपटीशन था, ग्रुप डी अब ग्रुप डी नहीं रह गया है कंपटीशन लेवल, कंपटीशन के मामले में या फिर स्टडी के मामले में। उस टाइम से ही 2018 से ही मैं देख रहा था कि ग्रुप डी के लिए कैसे कैसे मतलब अच्छे घर से लोग आ रहे हैं, वो ग्रुप डी ज्वाइन कर रहे हैं, या फिर अच्छे अच्छे मतलब लोग एग्ज़ाम दे रहे थे। और इवन आपने सुना भी होगा कि धनबाद डिवीज़न में एक लड़के ने ज्वाइन किया था, श्रवण कुमार नाम करके। वो IITian था, IIT बॉम्बे से डुअल डिग्री किया हुआ था, बीटेक प्लस एमटेक। जी जी, और केवल वही नहीं, बीटेक एमटेक वाले कई यहाँ पे आपको लंबे लाइन में खड़े मिल जाएंगे। आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप देखोगे या फिर दिख ही जाते हैं, मतलब अच्छे अच्छे एजुकेशन लेके लोग ग्रुप डी का फॉर्म देके भर के एग्ज़ाम दे रहे थे। तो इसी से संबंधित एक सवाल है कि ये आपके लिए कितना आसान था कि मतलब ग्रुप डी को ज्वाइन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दिमाग में अभी भी लोगों के है, जैसा कि हम लोगों से मिलते रहते हैं कि लोग क्या कहेंगे कि फलानवा का बेटा ग्रुप डी में जॉब कर रहा है। लोग अक्सर ये भी कहने से बचते हैं कि मैं रेलवे में ग्रुप डी एम्प्लॉय हूँ, वो कहते हैं मैं रेलवे में कर्मचारी हूँ। तो क्या ऐसी कोई सीन आपके साथ भी क्रिएट हुआ था या फिर आपने जेन्युइनली डिजर्व किया था कि नहीं, मैंने इस एग्जामिनेशंस को क्रैक किया है और मुझे इसमें ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बिल्कुल मेरा डिसीजन था। ठीक है, लोग क्या कहते हैं मैं तो उस पर ध्यान देता ही नहीं। ठीक है, कोई मेरे को अगर ये मतलब कोई मेरे को
पैसा दे नहीं देगा मेरे को खर्चे चलाने के लिए या घर चलाने के लिए, जो मैं डिज़र्व करता हूँ वो मैं पाया। और अभी भी मैं जहाँ पे डिज़र्व करता हूँ शायद ऊपर वाले की दया से और अपनी मेहनत से मैं वहाँ पे हूँ। तो चैलेंजिंग तो मतलब लोग समाज का नहीं था, बट काम को लेके था। अच्छा, थोड़ा मतलब टफ कंडीशन सिचुएशन में काम करना पड़ता है ग्रुप डी कर्मचारी को, नो डाउट। ग्रुप डी ही नहीं, इवन सारे रेलवे कर्मचारी को जो फील्ड में काम करते हैं वो उनको मतलब सैल्यूट है सभी को। जी। तो ये चीज़ था, क्योंकि कहीं ना कहीं रेलवे एक ऐसी संस्थान है जो कभी रुकती नहीं रुकती है, नहीं है। जो 24 घंटे वो चलती रहती कई है। बार मेरे फ्रेंड लोग भी कॉल किया करते थे फेस्टिवल के दौरान, क्या कर रहे हो? तो मैं बोलता था ड्यूटी में हूँ यार। तो बोलते थे मतलब आज के दिन भी ड्यूटी है? बोलते हाँ हमारा काम ही ऐसा है जी कि ऑफ नहीं मिलता है फेस्टिवल में भी। नहीं, इसके लिए पूरा उमंग स्टडी परिवार का सैल्यूट है। सभी रेलवे कर्मचारियों को। आप देखिए, आपने जो बात कही थी इससे हमारा रोंगटा खड़ा हो गया कि जब आप फेस्टिवल्स में एक शहर से दूसरे जगह शहर जाते हैं तो फेस्टिवल में कोई रेलवे कर्मचारी होता है जो आपको एक शहर से दूसरे शहर लेकर के जा रहा होता है। वो फेस्टिवल नहीं मना रहे होते हैं, इसलिए देशवासी फेस्टिवल मना पाते हैं। वो फेस्टिवल मनाएंगे तो देशवासी फेस्टिवल नहीं मना पाएंगे। इसके लिए तो पूरा उमंग स्टडी परिवार का बहुत सारा सैल्यूट है। अब हम लोगों का अगला सवाल आएगा कि जब ग्रुप डी को आप ज्वाइन कर रहे थे तो आपके मन में क्या चीजें चल रही थी कि मुझे ग्रुप डी के पद पर ही कंटिन्यू अपने लाइफ को आगे बढ़ाना है, या फिर आपके अंदर थी कि नहीं मैं मेहनती कैंडिडेट हूं, मैं यहाँ पे ज्वाइन करने के बाद मेहनत करूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा? तो उस समय ज्वाइनिंग के टाइम आपकी थॉट प्रोसेस क्या थी? जी, मैं शुरू से ही थोड़ा क्यूरियोसिटी टाइप का लड़का रहा हूँ। मुझे सुनने में या फिर लोगों को मतलब बोलते हैं ना, मतलब बी अ गुड लिसनर जी, इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। तो मैं शुरू में ही ज्वाइन किया था, तो वहाँ पे अपने सीनियर से और आसपास मतलब जो सीनियर थे एम्प्लॉयज़, उनसे मैं पूछता रहता था कि क्या क्या प्रोसेस होता है, कैसे मैं यहाँ से ऊपर जा सकता हूँ या फिर कैसे यहाँ से प्रमोट हो सकता हूँ। तो ये चीज़ मैं पूछता रहता था। तो आपने जब ज्वाइन किया था तो ग्रुप डी में कौन से पद पे ज्वाइन किया था? ग्रुप डी में मैं हेल्पर में ज्वाइन किया था, मैकेनिकल था मेरा डिपार्टमेंट, CNW में मैं था। अच्छा, तो वहाँ पे एज ए हेल्पर आपका काम क्या होता था, आप करते क्या थे? हम लोग गैंग हम लोग का रहता था, मैं यार्ड में था। यार्ड और सिक लाइन होता है, तो यार्ड में 24 आवर्स काम चलता है, 8-8 घंटे के शिफ्ट में। तो वहाँ पे मालगाड़ी जो आती थी हम लोग उसमें एग्जामिन करते थे, ठीक, एग्जामिनेशन करते थे, और कुछ कुछ रिपेयर होने का काम करता था, तो रिपेयर भी हम लोग करते थे। ठीक है जी। तो आपकी ये जो जर्नी रही कैरेज वैगन के हेल्पर के पद पर, ये कितने दिनों तक कंटिन्यू रही और फिर आपको आगे बढ़ने का मौका कब मिला और कैसे मिला? मैं पक्का 3 साल इस डिपार्टमेंट में रहा, कैरेज एंड वैगन में हेल्पर के पद पर। जी। और इस दौरान हाँ, मेरा मन में हमेशा चलता था कि मैं कब कुछ मौका मिले तो जल्दी से जल्दी यहाँ से आगे बढ़ूँ। ये चीज़ हमेशा दिमाग के कोने में था। तो आपको फिर कैसे आगे बढ़ पाए आप, उसका प्रक्रिया क्या रही? जनवरी 2022 में ही नोटिफिकेशन आया जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का, और उसी को मैंने क्वालिफाई करके मार्च में उसका एग्ज़ाम हुआ था, और अभी 5 सितंबर को ही मैंने खड़गपुर डिवीज़न में जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के पोस्ट पे DRM ऑफिस में ज्वाइन किया। तो ये जो नोटिफिकेशन आई थी, ये कौन सी नोटिफिकेशन थी? GDC थी या फिर LDC थी? GDC थी। GDC थी। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप GDC के बारे में जो भी आपके पास जानकारी है थोड़ा सा फ्रेश स्टूडेंट्स को बताएं, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में थोड़ा सा कई तरह के कन्फ्यूजन्स अभी के मार्केट में क्रिएट हो जाते हैं, कोई कुछ बताता है कोई कुछ बताता है। तो कि 2-3 प्रमुख सवाल है जो मैं स्टूडेंट्स का सवाल आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि एक तो GDC के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब क्या मैं आज ज्वाइन करता हूँ और कल नोटिफिकेशन आती है तो क्या मैं एलिजिबल रहूँगा, या फिर इसका कोई मिनिमम टाइम पीरियड है कि इतने साल के कर्मचारी होंगे उसके बाद ही आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे? GDC का कोई मिनिमम क्या बोला, टाइम ड्यूरेशन ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास एम्प्लॉय नंबर आना चाहिए, जो जनरली आपके ज्वाइन करने के बाद मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 से 1.5 महीने में आ जाता है। ठीक है, वो आ गया आपके पास एम्प्लॉय नंबर। आप उसके बाद नोटिफिकेशन 1.5 महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, जब आए आप भर सकते हो। उसका कोई मिनिमम मतलब ये टाइम लिमिट नहीं है कि आप इतना साल जॉब किए हुए हो तभी आप भर सकते हो। वो LDC होता है। अच्छा, जो क्राइटेरिया रहता है कि 2 साल आपका जॉब होना चाहिए, 3 साल जॉब होना चाहिए, तो वो केवल डिवीजन वाइज निकलता है। और GDC होता है पूरे जोन में निकलता है, पूरे जोन के कैंडिडेट्स उसमें फाइट करते हैं, अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास PF नंबर जनरेट हो जाता है, आपके ज्वाइनिंग के हार्डली 1 से 1.5 महीने में, तब आप भर सकते हो। और GDC से संबंधित हमारा एक और सवाल है कि उसका सिलेबस नॉर्मल सिलेबस के मुकाबले कितना सेम होता है या फिर कितना डिफरेंट होता है? सिलेबस बिल्कुल सेम होता है, लेकिन आप ये चीज़ तो मानना पड़ेगा कि
फाइट थोड़ा कम होता है। जाहिर सी बात है, फाइट है हाँ। आज के डेट में सब जगह fight है। कंपटीशन है। लेकिन आपके पास बेनिफिट है, क्या बेनिफिट है कि क्वेश्चंस आपको मे बी उतने टफ आपको नहीं फेस करने पड़ेंगे, नहीं मिलते जनरली। हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं दावा हाँ, कर रहा हूँ। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस रहा आप वो शेयर कर रहे जी हैं। बिल्कुल, हाँ। तो और दूसरा कि उसमें आपका केवल एक फेज का एग्जाम होता है। जनरली आजकल हर चीज़ में, हर एग्जाम में आपको टीयर 1 टीयर 2 टीयर 2 हाँ। लेकिन उसमें केवल आपको बस एक ही एग्ज़ाम देना है, वो आप बढ़िया से क्लियर करिए। बस आपका अगर सही से वैकेंसी कंप्लीट हो गया तो आपकी एक सीट पक्की है। और तीसरा बेनिफिट आपने ये बताया था कि ये एक टाइम लिमिट के अंदर कंप्लीट होती है। बिल्कुल बिल्कुल, टाइम लिमिट इसमें भी 2018 वाला भी हमारा संजोग ऐसा रहा कि 2018 वाला भी वैकेंसी 1 साल से 1.5 साल में कंप्लीट हुआ, और ये भी वैकेंसी जनवरी में नोटिफिकेशन आउट हुआ, और मैं अगस्त में मेरा कॉल लेटर आ गया, और फिर सितंबर में मैंने ज्वाइन कर लिया। और ये प्रोसेस में ऐसा रहा कि हर महीना कुछ ना कुछ मेरे को रिजल्ट मिलता ही रहा। जी जी। कभी एग्ज़ाम हुआ, कभी मतलब कभी रिटेन CBT हुआ, कभी टाइपिंग हुआ, कभी रिजल्ट आया, कभी पैनल आया, कभी DB हुआ। तो हर महीना कुछ ना कुछ होता रहा, और इसमें टाइपिंग का भी टेस्ट हुआ था मेरा। आपके जर्नी से ऐसा महसूस हो रहा है कि अक्सर कई लोग झांसे में फंस जाते हैं और कई तरह के दलाल स्टूडेंट्स को अपने झांसे में भी ले लेते हैं कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुमको नौकरी लगा दूंगा, या रेलवे में नौकरी लग जाने के बावजूद भी दलालों का झांसा कम नहीं होता है। स्टूडेंट्स को कई तरह के ट्रैप में फंसाने का प्रयास किया जाता है कि तुम मुझे इतना पैसा दे दो, मैं तुम्हारा प्रमोशन करवा दूंगा। आपके जर्नी से ये बातें स्पष्ट रूप से क्लियर होती है कि यदि अगर आपके पास मेरिट है, आप एक जेन्युइन कैंडिडेट है, आप मेहनत करते हैं, तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जी। वो सब होती होंगी, क्या होती होंगी, वो सब दिमाग में रखना ही नहीं है। आप अपना 100% दो, आप बढ़िया से प्रिपरेशन करो, ईमानदारी से प्रिपरेशन करो। यहाँ नहीं तो कहीं ना कहीं रिजल्ट होना ही है। आज नहीं कल ना कल, आज नहीं कल आपको रिजल्ट होना ही है। और ऐसा नहीं कि मुझे बस एक एग्ज़ाम में सफलता मिल गई, काफ़ी मतलब निराशा भी मतलब हाथ लगी है, ऐसा बात नहीं है। जी, मैं उस पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहूँगा। हो सकता है कि कोई इंटरव्यू आगे बढ़े तो वो चीज़ स्किप कर जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स ऐसे कमेंट करते हैं कि सर इनका तो सिलेक्शन हो गया, तो इनके लिए चीज़ें कह पाना आसान होता है। तो आप मुझे बताएं कि कौन कौन से एग्जामिनेशंस में आपको फेलियर मिले हैं और कब कब मिले हैं? CHSL मेरा वो भी एक टारगेट था, हालांकि उसमें भी मैंने 2017 से एग्ज़ाम देना स्टार्ट किया था। तो CHSL उस टाइम का भी नहीं हुआ, हालांकि उस टाइम नया ही था, जस्ट एंटर ही किया था इस फील्ड में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के फील्ड में। और एक बढ़िया एग्ज़ाम का मैंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का बढ़िया से प्रिपरेशन किया था। उसका 2018 में ही वो वैकेंसी आई थी, और एग्ज़ाम वगैरह भी 18 में ही हुआ था। उसके लिए मैंने अच्छे से प्रिपरेशन किया था, लेकिन वो नहीं हुआ था। तो मुझे लगा था कि यार क्या है, मतलब एक मैं कांस्टेबल का एग्ज़ाम नहीं निकाल पा रहा हूँ, तो मतलब मैं क्या कर पाऊँगा। तो उस टाइम मेरे को बहुत बुरा लगा था। तो फिर मैंने और बढ़िया से और मेहनत करके फिर मैंने अगला एग्ज़ाम दिया, जो भी। जी, मतलब एक जो फेजेस एक नॉर्मल स्टूडेंट्स के लाइफ में आते हैं, वो सारे फेजेस से आप भी गुजरे हैं। जी। ऐसा नहीं कि आप कोई 30 मार खान है, ऊपर से आया नौकरी लेके चले गए। ये चीज़ देखिए बहुत ज़रूरी है कि आपको थोड़ा अपने आप को अकेला समय देना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा बात, आप फ्रेंड सर्कल बढ़िया बनाइए, आप अच्छा इन्वायरमेंट में रहिए, अच्छा चीज़ दिमाग में डालिए, तो आपको रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा। हाँ ठीक है, सबके लाइफ में अच्छा बुरा वो होता रहता है, दैट इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। लेकिन आप फ्रेंड सर्कल बढ़िया बनाइए, और बुरी संगत से, बुरी चीज़ों से दूर रहिए, और प्रिपरेशन बढ़िया अच्छे से करिए। जी बिल्कुल, आपने जो चीज़ें कही इसमें बस एक छोटा सा एडिशन करना चाहूँगा। एक कबीरदास का दोहा भी है कि काजर की कोठरी में कतो ही जतन करो, काजर का दाग भाई लागे ही लागे। तो आपके आसपास का जैसा इन्वायरमेंट होगा, आपके फ्रेंड सर्कल जैसे होंगे, आप कितना भी उससे बचने की कोशिश करें, उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। पॉजिटिव फ्रेंड सर्कल होगा, पॉजिटिव इन्वायरमेंट होगा, तो आपके ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। नेगेटिव फ्रेंड सर्कल होगा, नेगेटिव इम्पैक्ट होगा, तब कितना भी बचने की कोशिश करें, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आपके ऊपर आएगा ही आएगा। वापस हम लोग चलते हैं अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड पे। तो आपने बताया कि जो आपका जर्नी था वो काफ़ी स्मूथ रहा था। तो वहाँ से जो आपका JDC का एग्जामिनेशन हुआ, तो अभी आप ज्वाइन कर चुके हैं टाइपिस्ट वाले पोस्ट पे? जी, मैं ज्वाइन कर चुका हूँ 5 सितंबर को। 5 सितंबर इसी मंथ। तो वहाँ पे आपका काम क्या होता है, आप करते क्या है? अभी मैं ट्रेनिंग ALP और एक्ट अप्रेंटिस का बिल बनाता हूँ। बिल सेक्शन में मैं हूँ, पर्सनल डिपार्टमेंट है मेरा। तो उसमें अलग अलग सेक्शन के बिल बनते हैं, जैसे मैकेनिकल है, ऑपरेटिंग है, अलग अलग सेक्शन है। तो मैं ट्रेनिंग ALP और एक्ट अप्रेंटिस के बिल सेक्शन में हूँ, मैं उनका बिल बनाता हूँ। जी, तो एक ट्रेनिंग को लेकर के भी स्टूडेंट्स के मन में सवाल होते हैं, जो कि मैक्सिमम फ्रेशर स्टूडेंट्स ही इस वीडियो को देख रहे होते हैं, कि सर हम लोग जब ज्वाइन करेंगे तो कितने टाइम पीरियड की हमारी ट्रेनिंग होगी
और क्या ट्रेनिंग के दौरान हमें सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मिलेगी तो कितनी मिलेगी? क्या हमारे जॉब के बराबर हमारी सैलरी मिलेगी या फिर हमें जॉब से कम सैलरी मिलेगी? अगर ग्रुप डी की आप बात करते हो तो ग्रुप डी में ट्रेनिंग करके कुछ नहीं होता है। आप पहले दिन से ही काम करते हो, आपको देख के आसपास के एनवायरनमेंट से देख के करके सीखना पड़ता है। और अभी मैं जिसमें ज्वाइन किया तो उसमें भी ट्रेनिंग कुछ है नहीं, 5 दिन की ट्रेनिंग है बस, और इसमें तो और कुछ नहीं है। अच्छा और प्रिपरेशन को लेकर मैं कुछ बात कहना चाहूँगा, कुछ टिप्स देना चाहूँगा जी। कि आप 2-3 बढ़िया थॉट्स दिमाग में रख के उसको मतलब एक मोटिवेशन के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो बढ़िया रहेगा। मतलब ज़्यादा नहीं आपको, हाँ कभी कभी होता है कि प्रिपरेशन के दौरान आप होपलेस फील करते हो या फिर आपको लगता है कि डाउन फील करते हो, तो ठीक है आप अपना समय लीजिए, कुछ मोटिवेशन वीडियो देख लीजिए, आपको कुछ मूवीज़ देखना है देख लिए, आपको सोना है सो लीजिए। मतलब स्ट्रेस लेके तैयारी नहीं करना है, आपको जो मन है कुछ कर लीजिए। ये एग्ज़ाम के टाइम नहीं, मतलब आपके प्रिपरेशन के दौरान आपको स्ट्रेस लेके तैयारी मतलब नहीं करना है, ये चीज़ है। और 2-3 बढ़िया बढ़िया कोट्स थॉट्स अपने दीवार में चिपका लीजिए, आपके सिलेबस प्रिंट आउट करके रखिए और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करिए। तो आसानी से मतलब कि किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को एक वेल प्लान्ड वे में तैयारी किया जाए जी तो इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन वो इम्पॉसिबल नहीं है। नहीं इम्पॉसिबल, आखिर सब तो इंसान ही क्रैक कर रहे हैं, तो इम्पॉसिबल नहीं है। हाँ ये है कि मतलब लोग अपने आप को थोड़ा एक लेवल तक बांध लेते हैं, तो वो बस डेडिकेशन और कंसंट्रेशन की बात होती है। और ये बात सही है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। जी जी। एक सैलरी भी स्टूडेंट्स का एक काफ़ी बड़ा सोर्स ऑफ मोटिवेशन होता है, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में नो डाउट गवर्नमेंट जॉब्स में एक हैंडसम सैलरी स्टूडेंट्स को मिलती है। तो मैं आपसे भी ये सवाल करना चाहूँगा, अगर पॉसिबल हो तो स्टूडेंट्स को बताएं कि आपको एक एक्सपेक्टेड कितनी सैलरी मिल जाती है, ताकि आपके पोस्ट पे यदि अगर कोई स्टूडेंट ज्वाइन करे, जैसे कि एनटीपीसी में भी आपके पोस्ट की वैकेंसी आई हुई है और ग्रुप डी में आपने जिस पद पर कार्यरत किया है उस पोस्ट पे भी स्टूडेंट्स की ज्वाइनिंग होने वाली है, ग्रुप डी 2019 के स्टूडेंट्स की और एनटीपीसी 2019 के स्टूडेंट्स की। तो पहले मैं ग्रुप डी की बात करता हूँ, तो उसकी बेसिक है 18,000। तो आपको बेसिक मिलेगा, जो करंट डीए चल रहा होगा वो आपको मिलेगा। अभी करंट डीए 34% है, आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। बाकी ट्रांसपोर्ट अलाउंस आपको अराउंड 1300 मिलता है। आप अगर हॉलीडे में फेस्टिवल में काम करते हो तो उसका 384 मिलता है। और अगर आप नाइट करते हो तो उसका भी पर डे अराउंड आपका 120-130 के अराउंड ये मिलता है। तो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। जी। और ये जो इन हैंड नेट पे अराउंड जो इनिशियल ग्रुप डी का बनेगा वो अराउंड 22 to 23 के अराउंड बनेगा। जी। और ये टाइपिस्ट वाले पोस्ट की, जूनियर कलम कम टाइपिस्ट, इसकी बेसिक है 19,900 और 34% डीए। इसके अलावा तो इसमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि हॉलीडे में छुट्टी रहेगा, नाइट भी नहीं रहेगा। तो बेसिक और 34% डीए, बस वो मिला के अराउंड 24 के तक कुछ बनेगा। जी। एज ए रेलवे एम्प्लॉई आपको रेलवे की तरफ से क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जाती है अदर दैन सैलरी? फैसिलिटीज़ हमें मेडिकल फैसिलिटी मिलती है और पास की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें एक प्रिविलेज पास मिलता है। उसमें हम लोग एक बार इंडिया के किसी भी कोने से, एक कोने से दूसरे कोने तक जा सकते हैं। और 3-4 पीटीओ मिलता है, जिसमें हमारा किराया 1/3 लगता है। अगर 100 रुपया किराया है तो 33 रुपये 33.33 रुपीज़ हमारा किराया लगेगा जी, पीटीओ में। पीटीओ में। जी कुछ एक्स्ट्रा सवाल लेना चाहेंगे। हर किसी का एक मोटिवेशन होता है लाइफ में। कोई अपनी मम्मी के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, कोई अपने पापा के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, कोई अपने आइडियल के लिए पढ़ाई कर रहा होता है, कोई अपने फ्रेंड्स के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। तो आपके आइडियल कौन थे या फिर आपके मोटिवेशन कौन थे? मोटिवेशन मतलब कि ये बात आपने बहुत अच्छी पूछी कि आप एक स्टूडेंट हो तो फिर जो आजकल पर्दे पे चल रहा होता है बॉलीवुड में और वेब सीरीज़ में, वो आपका मोटिवेशन तो है ही नहीं, वो आपके हीरो वगैरह तो है ही नहीं। तो आप हीरो उसे बनाओ जो आपके सेक्टर में, आपके फील्ड में अच्छे जगह पहुंचा हुआ हो। एक यूट्यूब में ही मैं देखता था, अजितेंद्र कुमार, अभी वो बिहार में सब इंस्पेक्टर है। उनका एक वीडियो वायरल हुआ था, वो अजमेर में कहीं पोस्टेड थे और काफ़ी होपलेस थे। तो उनका मैंने जर्नी देखा, तो वो एक मेरे लिए एक इंस्पिरेशन का काम किया कि वो भी ग्रुप डी के स्टाफ से अभी वो एसआई में ज्वाइन किए। तो हम लोग अपना ऐसा छोटा छोटा हीरो अपने लाइफ में बना सकते हैं। और इंस्पिरेशन बिल्कुल, हाँ, अपने फैमिली के लिए आदमी करता है कि फैमिली को बढ़िया चीज़ जो भी है फैसिलिटी दे सके, अपने लिए करता है, फैमिली के लिए करता है, ये चीज़ है।
जी, बेसिकली आपको कहने का मतलब है कि रियल लाइफ में ना जाए, रियल लाइफ में रियल रहें। लाइफ में किसी को हीरो बनाए जरूर। जी। और ये आपका एक बेस्ट मोमेंट कौन सा था स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक की जर्नी में? हर किसी का एक बेस्ट मोमेंट होता है जिसको आज भी आप याद करेंगे तो आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती है। तो ऐसा कोई बेस्ट मोमेंट आपके लाइफ में रहा? बेस्ट मोमेंट जनरली फ्रेंड्स के साथ ही होता है। कहीं भी आप फ्रेंड्स के साथ हो, घूमते हो फिरते हो तो वही होता है। बाकी प्रिपरेशन के दौरान तो उस टाइम लगता है कि कितने जल्दी कहीं सेट हो जाए, तो ये चीज़ है। जी। और एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि आपका एक वर्स्ट मोमेंट कौन सा रहा पूरे स्टूडेंट लाइफ से लेकर के यहाँ तक में, जिस दौरान आप लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे? जस्ट आफ्टर 12th, अच्छा। उस दौरान मैंने 1 साल के लिए पढ़ाई भी छोड़ दिया था। कुछ सिचुएशन भी ऐसे थे और पता नहीं मतलब थोड़ा कुछ था जो मैं क्लियरली यहाँ पे बोल भी नहीं सकता। उस टाइम मैंने 1 साल के लिए पढ़ाई छोड़ दिया था। कुछ नहीं पढ़ा था मैं 1 साल के बाद, 1 साल के लिए। 2015 तक में मेरा, जैसे बताया मैंने कि 12th मेरा कंप्लीट हो गया था, लेकिन 2015 से 16 में कुछ नहीं पढ़ा, कहीं कुछ नहीं, ऐसे ही। फिर 16 में मैंने पीके रॉय में एडमिशन लिया, उसमें हिस्ट्री ऑनर्स में मैंने एडमिशन लिया और एडमिशन लेके फिर अपना इधर साइड का जर्नी फिर मेरा स्टार्ट हुआ। वो एक मेरा थोड़ा वर्स्ट मोमेंट था वो वाला। और दूसरा वो जो मैंने बताया कि सिलेक्शन मेरा यूपी पुलिस कांस्टेबल में नहीं हुआ था, वो भी मेरे लिए वर्स्ट मोमेंट था। मतलब बहुत बुरा लग रहा था उस टाइम कि मतलब मैं एक डीएवी पब्लिक से स्कूल से, अलकुशा से, इंग्लिश मीडियम से, मेरी रैंक अराउंड 1 to 10 के अंदर रहती थी। हाँ, मतलब कभी कभी 1 to 3 भी रहती थी। तो उस वक्त नहीं हुआ था। तो ये 2 मोमेंट मेरे लिए थोड़े बुरे थे। जी। मैं आपके रीज़न को तो नहीं जानना चाहूँगा, लेकिन एक सवाल ज़रूर करना चाहूँगा। जैसा कि आपने बताया कि 1 साल आपने कंप्लीट स्टडी से आपकी ड्रॉप रही, दूरी रही, तो काफ़ी संख्या में स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो वहाँ से बाउंस बैक नहीं कर पाते हैं और कहीं ना कहीं ये बाउंस बैक आसान नहीं होता है। तो आप कैसे बाउंस बैक कर पाए? मैंने एक पहला फॉर्म जो मैंने भरा था वो एएसआई का भरा था, सीआरपीएफ का, 2016 में ही। वहाँ पे मैंने एक भैया से मिला था। तो वो भैया अभी जमुई में जज के पीए हैं, अजीत नाम है उनका, अजीत भैया। तो मैं उनसे मिला था वहाँ पे। मैं स्टेनो की भी, वहाँ से मैंने पहले स्टेनो शुरू किया था। मैंने स्टेनो भी करीब 1 साल सीखा। तो वो मेरी तैयारी उधर चल रही थी तब तक कि इधर फॉर्म आ गया। तो मैंने वही बोला ना कि मुझे एक था कि जॉब लेना है, तो मैं फिर स्टेनो छोड़ के इधर के प्रिपरेशन में लग गया और आज मैं यहाँ पे हूँ। फिर उसके बाद कभी आपने पीछे मुड़ कर नहीं देखा? चलिए ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफ़ी ज़्यादा समय दिया हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए। और कोई फाइनल मैसेज हो तो मैं चाहता हूँ आप उनको एक फाइनल मैसेज दें। आप बस गोल ओरिएंटेड तरीके से बढ़िया से प्रिपरेशन करिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करिए और एक बढ़िया सा टीचर आप अपने हिसाब से देख के, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको टीचर की ज़रूरत है तो उनको फॉलो करिए। बाकी बस मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना कीमती समय दिया। और भी आपका कोई सवाल होगा तो चूंकि धनबाद से ही नहीं बल्कि कहेंगे हमारे घर से बहुत नज़दीक इनका घर है, तो आप हमारे टेलीग्राम पे अपना सवाल भेज सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना सवाल भेज सकते हैं। हम लोग पॉसिबल हुआ तो फ्यूचर में भी इनका इंटरव्यू कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमारा ये सेशन आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा हो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कोई नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।